जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे नए चैप्टर का जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब चैप्टर नंबर 5। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, इसमें 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को हम सिर्फ 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के दिन हम क्या क्या कवर करेंगे उसे जानते हैं। सभी लोग कॉपी पेन निकालें और देखें आज के दिन हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे मैग्नेट और मैग्नेटिज्म क्या होता है, फिर हम कूलम्स लॉ और मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, फिर मैग्नेटिक डायपोल देखेंगे और डायपोल मोमेंट देखेंगे। इसके बाद एक टॉपिक इसमें मिसिंग है जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड भी देखेंगे और इसके बाद लास्ट हम देखेंगे टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पहला टॉपिक। चले, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैग्नेट एक्चुअल में क्या होता है। मैग्नेट एक्चुअल में क्या होता है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट एक्चुअल में होता क्या है। तो मैग्नेट क्या है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों प्रॉपर्टी रखता है। जो क्या करता है, अट्रैक्ट भी करता है और रिपल भी करता है। ठीक है, तो अट्रैक्ट भी करेगा और रिपल भी करेगा। तो यहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब होता है जो डायरेक्शन भी दे। ठीक है, जो अट्रैक्ट भी करता है और डायरेक्शन भी देता है। जैसे कि हम बात करें किसी निकल या कोबाल्ट या आयरन के बारे में, तो आयरन के पीस को मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। निकल के पीस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पीसेस हैं अलग अलग मटेरियल के, इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जब डायरेक्शन दे, तो मैग्नेट डायरेक्शन भी देता है। डायरेक्शन कैसे देता है, अगर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए किसी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से अगर इसको मैं लटका दूं, तो मैग्नेट क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकेगा। उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो यहां पर अगर डेफिनेशन देखें तो बोल सकते हैं अ सब्सटेंस विच shows attractive and directive property, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जो अट्रैक्ट भी करे और डायरेक्शन भी देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट। अट्रैक्ट किसको करेगा, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो मैग्नेटिज्म इसी की प्रॉपर्टी को बोलते हैं। मैग्नेट के जो इस बिहेवियर को देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग का है जो बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। अच्छा, मैग्नेट के टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो मैग्नेट के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि एक होता है, इसे बोलते हैं बार मैग्नेट। इसमें कितने पोल, 2 पोल, एक नॉर्थ एक साउथ, इसे बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट हमारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी एक जैसी नहीं रहेगी। यहां देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, यहां देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। जैसे जैसे हम मूव करेंगे पोल से दूर, ये पोल होता है, पोल से जैसे जैसे दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देगा। ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट के बारे में बात करें, इस टाइप से हॉर्सशू मैग्नेट रहेगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल रहेगा और ये साउथ, तो ये हमें देता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड देता है, यूनिफॉर्म। तो हॉर्सशू मैग्नेट इकलौता ऐसा मैग्नेट होता है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो मैग्नेटिक नीडल भी आती है, जिसे हम कंपास नीडल भी बोलते हैं। इसमें भी एक नॉर्थ रहेगा एक साउथ, और ये मिडिल पॉइंट पे इसको हम रोक देते हैं ऐसे। तो मैग्नेटिक नीडल का काम होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, कंपास भी बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, एक बार मैं बोर्ड चेक कर लेता हूं, आप इसको एक बार देख लो, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, सारी चीजें ठीक है। चलिए इसके आगे बात करते हैं हम।
प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो हो सकता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। पहली प्रॉपर्टी हो गई अट्रैक्टिव। क्या हो गई? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है इट कैन अट्रैक्ट निकल, कोबाल्ट, एल्निको, आयरन, इनको अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसे अट्रैक्टिव बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है जिसे बोलते हैं हम डायरेक्टिव। डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो डायरेक्शन शो करे। अगर मैं किसी मैग्नेट को किसी पॉइंट से लटका देता हूं तो वो एक डायरेक्शन शो करता है नॉर्थ और साउथ की, इसे बोलते हैं हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। और इसी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी से ही किसी भी मैग्नेट को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर कोई मान लो 2 सिमिलर पीस में दे दूं आपको, एक मैग्नेट दे दूं और एक आयरन का दे दूं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, सेम कलर है, सेम शेप है, सेम साइज है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैग्नेट और कौन सा आयरन है। तो मैग्नेट को आइडेंटिफाई करना है तो दोनों को एक पॉइंट पे लटका दो, तो जो मैग्नेट होगा वो हमेशा हर बार नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी से ही हम मैग्नेट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखें तो इसे बोलते हैं मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, या हम ये बोल सकते हैं कि पोल जो है हमेशा पेयर पे एग्जिस्ट करता है। यानी कि मैग्नेट के जो 2 पोल हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, वो हमेशा पेयर पे एग्जिस्ट करेगा। मतलब नॉर्थ और साउथ एक साथ रहेंगे, सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो यहां पर एक और बताएंगे, लाइक पोल जो होते हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, लाइक पोल्स रिपल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ये सभी को पता है। अनलाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अनलाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, देखो एग्जाम पास में है, ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट मतलब बताऊंगा सारी चीजें, लेकिन जो काम की है ना उन पे ज्यादा फोकस करेंगे, जो ज्यादा काम की नहीं उनको हम लेट गो करेंगे। ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग क्या हुआ, ये भी थोड़ा पूछा जा सकता है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि अगर मैग्नेट के पास किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाए तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है। मतलब इफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट देन इट कैन मैग्नेटाइज। भाई अगर कोई मैग्नेट है उसके पास मैंने आयरन का नेल रख दिया तो वो क्या होगा, कुछ समय बाद मैग्नेट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ले लेगा, यानी कि मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक डायरेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आराम से इसको नोट कर लीजिए। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला क्या है, देखो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय आपके पास वैसे भी ज्यादा नहीं है। ठीक है। एग्जाम आने वाली है और एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर होना है। जैसे कि अब हम बात करेंगे एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेट वाले चैप्टर में कुछ सिमिलरिटी बताएंगे। क्या है, इस पूरे चैप्टर को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ रखा है तो ये पूरे चैप्टर को हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है। कुछ चीजें डिफरेंट है, सिंबल अलग होंगे, मीनिंग एक जैसा ही रहेगा। ठीक है। चलिए देखें, जैसे कि हम बात करें अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक। और यहां हम बात करेंगे मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटोस्टैटिक। अब अगर इन दोनों के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे कि हम लोग चार्ज बोलते थे, क्या बोलते थे, चार्ज। वहां चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते थे। यहां पर मैग्नेटोस्टैटिक में यानी कि मैग्नेट वाले चैप्टर में हम चार्ज नहीं बोलेंगे, यहां पोल आएंगे। क्या आएंगे, पोल। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। जैसे वहां चार्ज जो थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो फोर्स लगाते थे, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को रिपल करते थे, वैसे ही लाइट चली गई है। चलिए देखते हैं, जब लाइट आएगी तब रिकॉर्ड करते हैं लेक्चर, इसको कंटिन्यू।
जब तक मैं इसको होल्ड कर देता हूँ, आप 2 मिनट पानी वानी पी लो आराम से। चलिए लाइट आ गई है, 2 मिनट में इसको ऑन करता हूँ। आज ऐसी लाइट बार बार आ जा रही है, इस चक्कर में मुझे 2-2 घंटे हो गया बैठे हुए। लेकिन आज ये लेक्चर तो रिकॉर्ड करके ही जाऊंगा मैं, कितना भी समय लगे आज देखता हूँ कब तक लाइट नहीं आती। जो स्लाइड थी वो भी चली गई होंगी, तो देख लेना आप लोग, उसको नोट्स बना लेना वापस से। मैं इसको अपलोड नहीं कर पाऊंगा, स्लाइड इसकी रह जाएगी, है ना। कोशिश करूंगा मैं नोट्स में से दे दूं। चलिए हम लोग थे एनालॉजी पे, एनालॉजी में बता रहा था, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं बता रहा था इसको, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला सेगमेंट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये मैग्नेटोस्टैटिक का हो गया, है ना भाई। इतना समझ लो, बाकी तो देख लेंगे, है ना। मैग्नेट वाला, इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या बताते हैं हम, सबसे पहला इसमें जैसे जो चार्ज होता है ना, चार्ज की वजह से फोर्स लगता है, उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। लेकिन मैग्नेट वाले में हम बात करेंगे पोल स्ट्रेंथ की। किसकी बात करेंगे? पोल स्ट्रेंथ की। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो पोल स्ट्रेंथ की वजह से लगेगा, और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, ठीक है। दूसरा, यहां पर हम लोग लेंगे, जैसे कांस्टेंट लेते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर कांस्टेंट हमारा आता है μ0/4 पाई। क्या आता है? μ0/4 पाई। देखो 4 पाई अपनी जगह पर ही है, यहां पर ही 4 पाई नीचे है और यहां पर भी नीचे है। एप्सिलॉन 0 यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर में आ रहा, और μ0 न्यूमरेटर में रहेगा। मतलब μ0 एप्सिलॉन 0 उल्टे हमेशा रहेंगे, अपोजिट, ठीक है। इसके बाद हमने यहां पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम P से डिनोट करते थे। किससे डिनोट करते थे? P से। यहां पर जो डायपोल मोमेंट रहेगा उससे हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कैपिटल M रहेगा, ठीक है। और कुछ रह गया? अगर और कुछ रह गया देखते हैं। यहां जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E होता था, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? E। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उसे B से डिनोट करेंगे। अब इसके बाद सारे फॉर्मूले आपसे बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड B रहेगा। अब जैसे फॉर्मूले का नंबर आया, हमने यहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू 2L, यही पढ़ा था। यहां पर अगर उसी को लिखें तो मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को M से लिख सकता हूं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है? M, और Q की जगह मैं P लिख स्मॉल m लिख सकता हूं, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ, और 2L की जगह 2L आया। देखो पहला फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अगर दूसरा देखें, यहां पे हमने पढ़ा था टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, ये टॉर्क लगता था इलेक्ट्रिक डायपोल में। मैग्नेटिक डायपोल में वही टॉर्क कैसा लगेगा? एम टाउ इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम बी साइन थीटा। क्या लिखेंगे? एम बी साइन थीटा। पी की जगह एम हो जाएगा और ई की जगह बी आ जाएगा। सारे फॉर्मूले यहां से बनेंगे। जैसे कि यहां पर हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ क्या था? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर यहां पर वही कूलम्स लॉ लिखा जाए
तो कैसे लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं F इक्वल टू, इसकी जगह कांस्टेंट क्या आएगा, μ0/4 Q1 Q2, Q की जगह क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ M, तो क्या लिखेंगे M1 M2, स्मॉल m है, डिवाइड बाय R स्क्वायर। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, मोबाइल अपने आप बंद हो गया था। चलिए, तो ये हमारे पास कुछ एनालॉजी है और इसी एनालॉजी को देखते हुए हम आगे के सारे फॉर्मूले बना लेंगे। ठीक है, आगे बताएंगे भी। अभी तो आपको ये सिमिलरिटी इतनी चीज जानना है, 1 2 3 4, ये 4 चीजें पता होंगी तो सारे लगभग बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की इन मैग्नेटिज्म। कूलम्स लॉ मैग्नेटिज्म पे क्या होता है? ठीक है, तो कूलम्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब दो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ रहेंगी, क्योंकि मैग्नेटिज्म में फोर्स कौन लगाएगा, पोल्स लगाएंगे, मैग्नेट के पोल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो मैग्नेट ले लेता हूं, एक मैग्नेट ये लिया, ये मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल ले लेता हूं, ये साउथ है, ये नॉर्थ ले लेता हूं और ये साउथ है। वैसे ही मैंने एक मैग्नेट और ले लिया, अब इसका एक पोल ले लेता हूं, मैं साउथ ले लेता हूं, एक नॉर्थ ले लेता हूं, दो अलग अलग मैग्नेट है। तो देखो फोर्स तो पोल लगाते हैं, तो मैं डायरेक्ट एक काम करूं, इसकी जगह एक ऐसा डायग्राम नहीं बना लूं, ये एक इसका पोल स्ट्रेंथ हो गया M1 और दूसरे वाले मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ हो गया M2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई R, ऐसे। तो ऊपर वाला डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये डायग्राम आप बना सकते हो। तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, फोर्स जो लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, और एक और फोर्स आएगा इसमें जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, दोनों के पोल्स के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। देखो इतना खास नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर। बस ये मान के चलो, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, सिमिलरिटी से भी आप ये एनालॉजी वाले टर्म से भी फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, μ0/4 M1 M2 बाय R स्क्वायर। M1 M2 क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है वो अभी आगे बताते हैं। पोल स्ट्रेंथ का वैसे डायरेक्ट मतलब होता है किसी भी मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ, कितना ज्यादा वो फोर्स लगा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एक बार चेक कर लेता हूं मैं कैसा दिख रहा, ठीक आ रहा है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब जैसे मैग्नेटिक डायपोल के बारे में बात करें, डायपोल का मतलब होता है दो पोल, डायपोल मतलब दो पोल। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैग्नेट की, ये हमने एक मैग्नेट ले लिया, ये क्या ले लिया है, मैग्नेट। मैग्नेट के दो पोल रहते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, तो ये भी डायपोल हुआ। अब दोनों पोल के बीच की जो लेंथ है वो हम ले लेते हैं 2L, क्या ले लेते हैं, 2L, ये इसका मिड पॉइंट हुआ। तो ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल, किसके लिए, बार मैग्नेट के लिए। तो इसे हम बोलेंगे इफ टू, जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था बिल्कुल वैसा स्टेटमेंट है, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट poles are placed, two equal and opposite poles are placed, इसको ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो, आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जितना स्मॉल डिस्टेंस हो, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना अच्छा डायपोल होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये है मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल तो एक और बनाता है जो रिंग के बारे में बात करें। जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक रिंग है और इसमें करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, करंट। अगर करंट जा रहा है तो ये भी मैग्नेटिक डायपोल बनाएगा। कैसे, इसमें दो पोल बनेंगे। भाई करंट अगर ऐसे जा रहा है तो यहां से देखे तो क्लॉकवाइज दिख रहा मुझे, कैसा दिख रहा, और एक दूसरी साइड से देखेंगे अपोजिट फेस से तो उसे कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दो पोल हुए, तो ये भी मैग्नेटिक डायपोल है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डायपोल दो एग्जांपल मिलेंगे यहां पर। चलिए आगे बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में, वो क्या होता है। जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे बार मैग्नेट के लिए। किसके लिए बात करेंगे? फॉर बार मैग्नेट, जो हमने पहले बनाया था डायग्राम अभी। अगर बार मैग्नेट की बात हो रही है, ये बार मैग्नेट है, तो इसके लिए अगर डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो डायपोल मोमेंट का सिंबल क्या है? कैपिटल एम। लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। क्या लिखेंगे? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ बिटवीन द टू पोल। ये हुआ हमारे पास बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अच्छा इसकी डायरेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इट्स डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी? तो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन याद होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी माइनस चार्ज से प्लस चार्ज। क्या था? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज रहती थी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। यहां पर हम लोग माइनस का मतलब साउथ लेंगे और प्लस का मतलब नॉर्थ लेंगे। ठीक है भाई, प्लस का मतलब नॉर्थ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती थी, वैसे ही नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं। तो प्लस चार्ज और नॉर्थ पोल एक जैसा मान लेते हैं और नेगेटिव और साउथ पोल एक जैसा मान लेते हैं। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती थी, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आती है। तो यहां पर डायरेक्शन देखें तो इट्स डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ, ये ध्यान रखेंगे। यूनिट वगैरह अभी देखते हैं, यूनिट क्या आएगी अभी बात करते हैं। सेकंड पहले मैं बात कर लेता हूं फॉर करंट कैरिंग कॉइल, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर करंट कैरिंग कॉइल, अगर कोई लूप है या कोई कॉइल है करंट कैरिंग कॉइल, उसके लिए अगर बात करें, जैसे मैंने यहां पे एक लूप बनाया, अब इसमें करंट जा रहा आई। कितना करंट जा रहा? आई। ठीक है, तो अगर इसका हमें डायपोल मोमेंट निकालना है तो इसे लिखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू करंट इनटू एरिया। क्या लिखेंगे? करंट इनटू एरिया। ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, जो भी करंट होगा और जो इसका एरिया होगा पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, उसे बोलेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक, इसकी डायरेक्शन होगी, करंट कैरिंग कॉइल की डायरेक्शन क्या होगी वो समझे। तो हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। जिस डायरेक्शन में करंट जाए उस डायरेक्शन में चारों फिंगर को कर्ल करो। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मान लो लूप ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है इसमें, तो करंट की डायरेक्शन में चारों फिंगर कर्ल करो। थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन देगा डायपोल मोमेंट। तो यहां लिख सकते हैं इफ वी कर्ल, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी डायरेक्शन पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे? इफ वी कर्ल द फोर फिंगर, चारों फिंगर की बात कर रहा हूं, फोर फिंगर ऑफ आर राइट हैंड in the direction of current, in the direction of current, then extended thumb जो थंब होगा will give the direction of magnetic dipole moment, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन देगा? थंब देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पहले बोल दिया है। अब यूनिट के बारे में बात करें तो करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर यूनिट हो गई। यहां से अगर यूनिट देखते तो क्या आता? तो वो भी यहीं से आता भाई, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट, लेंथ की यूनिट, तो यूनिट आएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी जगह एक यूनिट और लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं जूल पर टेस्ला।
ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, जूल पर टेस्ला। जूल पर टेस्ला, एक बार जरा डायमेंशन निकाल के देख लेना, डायमेंशन आना चाहिए एल स्क्वायर इंटू ए, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं जूल पर टेस्ला है करेक्ट कि नहीं। तो मैं एक पेज ऐड कर देता हूं इसमें, जस्ट मिनट। एक पेज देखो यहां पर, जूल पर टेस्ला है कि नहीं चेक कर लेते हैं। भाई जूल का मतलब होता है, डायपोल मोमेंट का डायमेंशन देख रहा हूं ना, जूल का मतलब होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिखते थे एफ अपॉन में आई एल, ये आता था ना फील्ड। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू और ए, और ये हो गया एल, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा हमारा एम टी माइनस टू ए माइनस वन। चेक करें देखे जरा क्या आएगा, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एम से एम कट जाता, एल स्क्वायर बचता, टी की पावर 2 से टी की पावर 2 कट जाता, और ए माइनस वन बचता। आ रहा है वही डायमेंशन, देखो यहां पर भाई, ये आ गया हमारा एम्पियर पर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। भाई ए तो एम्पियर का होता है ना, और एल मीटर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आ रहा था, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब जूल पर टेस्ला करेक्ट यूनिट है ना। डायरेक्ट कभी याद नहीं रहती है, इसकी वजह से मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, ठीक है। तो ये हो गया डायपोल मोमेंट और करंट कैरिंग कॉइल का भी डायपोल मोमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो मैंने बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आ सकता है आपके यहां पेपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्या है, अगला हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसा है, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या निकलती थी प्लस चार्ज से निकल के माइनस में जाती थी, वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है। अब यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहां पर भी कैसे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर एक नॉर्थ पोल, एक कंपास नीडल ले लेता हूं, मैग्नेटिक नीडल, इसका ये नॉर्थ पोल ले लेता हूं, ये साउथ। मैं कंपास नीडल या कि इसको हम बोल देते हैं फ्री नॉर्थ पोल। अब फ्रीली नॉर्थ पोल कहाँ मिलेगा, तो कंपास नीडल ले लेते हैं, छोटी सी रहती है। मैंने कंपास नीडल ली, रख दी, जैसे ही जहां पे रखी फ्री, जैसे ही रखा कंपास को, वो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जा रही है। मतलब क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये अलोंग जाएगी, किधर, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड उधर ही जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहां से, क्या लिखे यहां पर, इट इज अ कर्व, ये एक कर्व है, हाइपोथेटिकल कर्व लिख सकते हो, इमेजिनरी कर्व लिख सकते हो। तो इट इज अ कर्व इन विच इफ अ freely north pole is placed, then it moves along the direction of field। ये किस फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट, सिंपल साधारण सा स्टेटमेंट है। क्या बताया, इट इज अ कर्व, ये एक कर्व है, आप हाइपोथेटिकल कर्व या इमेजिनरी कर्व भी लिख सकते हैं। तो इट इज अ कर्व इन विच इफ अ फ्रीली नॉर्थ पोल, फ्रीली नॉर्थ पोल का मतलब मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ पोल जब फ्री रहे जिसमें कोई और फोर्स न लगाए, तो फ्रीली नॉर्थ पोल इज प्लेस्ड, देन इट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं, प्रॉपर्टीज के लिए अलग से ब्लॉग बना रखा है, नहीं बनाया है, यहां देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज समझते हैं। देखो ज्यादा कुछ खास तो नहीं, 2-3 प्रॉपर्टी पूछी जाती हैं, उन पे फोकस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी, ये एक क्लोज कर्व बनाता है, तो क्या लिखें, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज्ड कर्व।
अब आपसे कभी कभी एक्सप्लेनेशन पूछता है, व्हाई इट इज फॉर्म्स अ क्लोज कर्व। क्यों? क्योंकि भाई क्लोज कर्व कैसे बनाएगा? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पता नहीं आज क्या हो रहा है, मोबाइल अपने आप बंद हो जा रहा है, स्क्रीन बंद हो गई थी। देखिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ा रहा था, मैं यहाँ पे बता रहा था और एकदम से मैं यहाँ पूरा कंप्लीट करके गया और यहाँ पे मोबाइल अपने आप बंद हो गया। चलिए कोई बात नहीं, वापस से देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, क्लोज क्यों बनाएगा? भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ, साउथ पे आया, साउथ से अंदर मैग्नेटिक फील्ड चलेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ आती है इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, इट कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आपसे पूछे क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती, तो अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोल्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर निकलेगा तो 90 डिग्री बनाएगा और जब अंदर आएगा तो भी 90 डिग्री बनाएगा, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोल। इसके बाद लास्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैंने पूरा एक्चुअल में एक्सप्लेन कर दिया था। मैं जरा स्क्रीन देखने गया तो वहां पता लगा कि बंद हो गया मोबाइल, है ना, और मैं यहाँ लिखता चला गया था। मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं। चौथा पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग कब रहेगा? व्हेन दे आर क्लोजर टुगेदर। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी पास रहेंगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना दूर रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक हो जाएगा। तो लिखा हुआ है क्लोजर टुगेदर एंड वीक व्हेन फर्दर अपार्ट। ये बिल्कुल अपने हम लोगों जैसा है, नेचर जैसा। भाई जैसे अभी देश में क्या चल रहा है, बीजेपी पार्टी अलग चल रही है, समाजवादी पार्टी अलग चल रही है, कांग्रेस अलग चल रही है, और छोटी मोटी जो आरजेडी वगैरह सब अलग अलग चल रहे हैं। सारे लोग अगर एक साथ हो जाएं तो सोचो कितना स्ट्रांग देश बने। सारे अगर एक साथ हो जाएंगे, स्ट्रांग कब होंगे? जब एक साथ हो जाएंगे, जब क्लोजर टुगेदर, सब साथ में हो। परिवार जब एक साथ होता है तो हम बहुत स्ट्रांग रहते हैं, और जब दूर दूर हो जाते हैं तो वीक हो जाते हैं। वैसे ही देश है, देश में जितनी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी हो गई, जितने लोग हैं, सब साथ में काम करें, हमारा देश एक नंबर, पहले नंबर पे आ जाएगा, जब समय भी नहीं लगेगा। इतने टैलेंटेड लोग पड़े भारत में। ठीक है, बस साथ में आने की जरूरत है। लेकिन जब दूर रहते हैं तो वीक हो जाते हैं। क्या लिखा है इसमें? फर्दर अपार्ट, जैसे दूर हुए क्या हो गए? वीक। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की बात है, ये नेचर ने सबको एक जैसा बनाया है। मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कुछ भी हो, नेचर हमेशा जो भी बताता है वो एकदम सही रहता है। तो अकॉर्डिंग टू नेचर अगर देखें तो अगर हम पास में रहेंगे तो स्ट्रांग रहेंगे, और जितना दूर जाएंगे उतना वीक हो जाएंगे। तो देश को कोई बांटे नहीं, मेरा यही मानना है। सब लोग साथ में रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। देखो बार मैग्नेट के थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, लेकिन इसके डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन नहीं दिए हैं बार मैग्नेट के, मैग्नेटिक फील्ड के डेरिवेशन बहुत पहले हुआ करते थे, इस बार नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो मिलेंगे। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा था, एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वाटोरियल पे क्या होगा, वही यहां पर है। तो मैं पहले बात करूंगा इन एक्सियल पोजीशन। भाई डेरिवेशन तो नहीं है लेकिन फॉर्मूला तो आ सकता है। इन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन मतलब एक्सिस की बात कर रहे हैं। अब एक्सिस के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है पूरा। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड था वैसा मैग्नेटिक फील्ड बना लो। फॉर्मूला क्या था, म्यू 0/4 पाई 2p/r3, तो यहाँ 2m/r3 हो गया। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे। वहां पर होता था 1/4 पे ε0 2p/r3, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 2m/r3। दूसरा इन इक्वाटोरियल पोजीशन, इन इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल मतलब परपेंडिकुलर, इक्वाटोरियल पोजीशन मतलब परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इक्वाटोरियल पे देखेंगे तो क्या आएगा, इनके सिर्फ फॉर्मूले हैं। तो इक्वाटोरियल पे आएगा म्यू 0/4 पाई m/r3, 2 हट जाता है, वहां पर p/r3 होता था। डायग्राम की अगर बात करें तो ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये मैग्नेट बना लिया, एक नॉर्थ पोल ले लिया मैग्नेट का, एक साउथ पोल ले लिया, ये हो गया लेंथ इसका 12। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना है मिड पॉइंट से, ऐसे सॉल्व करा, इसके थ्रू सॉल्व करा, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर जाएगी ऐसे, याद होगा आप लोगों को, साउथ पोल में अंदर आएगी।
भाई नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर जाती है, साउथ पोल से अंदर आती है, ये आपने पढ़ रखा है, ये एंगल थीटा था। तो ये इक्वाटोरियल में आता था मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम बता दिया है क्योंकि डायग्राम ध्यान रखने वाली चीज है, जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था वैसा यहां पर है। तो फॉर्मूले थे, मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं, एनालॉजी से भी आप फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्या है, अब बात करेंगे टॉर्क का। तो ये भी हमारा फॉर्मूला ही है, डेरिवेशन नहीं है इसका। तो टॉर्क जैसा हमने अभी एनालॉजी में पढ़ा था, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। मैग्नेट पे जाएंगे तो टाउ कितना आएगा, एम बी साइन थीटा। कितना आएगा, एम बी साइन थीटा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी का वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो टॉर्क को लिख सकते हैं एम क्रॉस बी। क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी। ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछेगा मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, तो साइन एंगल है तो मैक्सिमम कब लगेगा, जब थीटा कितना हो। फॉर मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री रखोगे तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू एम बी हो जाएगा। अगर यही मिनिमम पूछ लेता तो क्या करते, थीटा हम 0 रख देते। मिनिमम टॉर्क की कंडीशन क्या है, थीटा हम क्या रखते, 0 रख देते। 0 रखते तो टॉर्क क्या आता, मिनिमम कितना आता, 0। ये फॉर्मूले में रखना है, सिर्फ और कुछ भी नहीं है। थोड़ा ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पहले देख लो, ये आता था हमारा माइनस एम बी कॉस थीटा। जैसे वहां पर होता था पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, पी कॉस थीटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम पढ़ते थे क्या आता था, यू इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। रिकॉर्ड हो रहा, ठीक है, तो माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस एम बी कॉस थीटा। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एम डॉट बी। कैसे लिख सकते हैं, एम डॉट बी। क्यों लिखा भाई, ए बी कॉस थीटा क्या होता है, ए बी कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी। तो यहाँ एम बी कॉस थीटा तो क्या, एम डॉट बी। अब इसकी कंडीशन आती है, जैसे पहली कंडीशन अगर लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं। दो कंडीशन पूछी जाती है, मैं दोनों लिख रहा हूं। एक आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल। ठीक है, फॉर स्टेबल, फॉर स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन रहेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कंडीशन रहेगी थीटा हमारा 0 रहेगा। और अनस्टेबल में क्या रहेगी, फॉर अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कंडीशन क्या रहती है, थीटा हमारा 180 रहता है। दोनों कंडीशन मैं पहले बता चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है। बस कंडीशन ध्यान रखना है, यहां अगर वैल्यू रखोगे तो वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, एक फॉर्मूला इसी में मैं ऐड कर रहा हूं। आपको याद होगा कि अगर किसी डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते थे तो वर्क डन होता था। यहां पर अगर बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो वर्क डन होगा। तो वो वर्क डन कितना होता है वो देख लो, इससे कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एम बी ब्रैकेट ऑफ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये एक फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर से लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करेंगे कंटिन्यू अपन। एक्चुअल में लाइट चली गई थी कल और पूरे दिन लाइट आई नहीं, पूरी रात भर भी लाइट नहीं आई। मैंने काफ़ी देर वेट करा, तो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी के आगे, है ना। तो कंटिन्यू हम करते हैं वहीं से। तो मैंने आपको लास्ट बता दिया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके आगे हम बात करते हैं आज। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें बताना रहता है कि जो बार मैग्नेट है वो सोलेनॉइड जैसा बिहेव करता है। क्या लिखा है, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड और बार मैग्नेट एक जैसे बिहेव करते हैं, इसके बारे में बात कर ले। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बार मैग्नेट के बारे में। चलिए, इसमें 3-4 पॉइंट हम देखेंगे। जैसे बार मैग्नेट के बारे में अगर बात करें तो बार मैग्नेट पे 2 पोल होते हैं। बार मैग्नेट के पास एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। वैसे ही हम बात करें सोलेनॉइड की तो उसमें भी 2 पोल होते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर सोलेनॉइड को अगर हम लोग किसी पॉइंट से लटका दें, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, सोलेनॉइड है, इसको मैंने
ऐसे सप्लाई दे दिया, करंट कितना जा रहा है इसमें, आई करंट पास हो रहा, आई करंट। तो इसमें भी दो पोल रहेंगे, कितने, दो पोल। जब करंट जाएगा तो यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो एक पोल यहां बन जाएगा, एक पोल यहां बनेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम ये बोलेंगे करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड is suspended from a rigid support। अगर मान लो इसको हम किसी रिजिड सपोर्ट से लटका दें, रिजिड सपोर्ट, then it align in the direction of, in north south direction, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। मतलब करंट कैरिंग सोलेनॉइड को अगर किसी पॉइंट से लटकाएंगे तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है, ठीक है। मतलब करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो बार मैग्नेट का और करंट कैरिंग सोलेनॉइड दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होता है एक्सिस पे। तो यहां लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा इन एक्सिस, इन एक्सिस कितना हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड आता है B इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2m/r क्यूब। ये आता है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे, और यही मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का भी आता है, ठीक है। इसके बाद अगर थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, तो बात करें हम सोलेनॉइड के बारे में या बार मैग्नेट के बारे में, तो अगर दो बार मैग्नेट हो जिनके नॉर्थ नॉर्थ या सिमिलर पोल पास में आए, लाइक पोल पास में आए, तो एक दूसरे को रिपल करते हैं। जैसे नॉर्थ नॉर्थ पास में लाए तो रिपल करेंगे, साउथ साउथ लाए तो भी रिपल करेंगे। सेम ऐसा ही सोलेनॉइड के साथ भी होता है। सोलेनॉइड में जैसे मान लो एक चीज सोलेनॉइड ले लिया, एक और ऐसा ही सोलेनॉइड ले लिया सेम, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ये हमारा साउथ पोल बनाता है अगर करंट ऐसे ले, और जहां से आ रहा है नॉर्थ पोल बनाता है। तो अगर मैं जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो अगर दो पोल पास में लाऊं, एक सोलेनॉइड और ऐसे बना लेता हूं मैं ऐसा। अब अगर मैं बात करूं करंट ऐसे जा रहा, तो ये दोनों पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल। मतलब लाइक पोल से एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल, और अनलाइक पोल अगर इन दोनों को पास में लाऊं, इस कॉइल को उठा के यहां पे ले जाऊं तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। मतलब लाइक पोल से रिपल करते हैं लाइक अ मैग्नेट, वैसे ही सोलेनॉइड में भी सिमिलर पोल रिपल करेंगे और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, मैं एक बार बोर्ड चेक कर लेता हूं, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ डिफरेंस है, कभी कभी आता है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आगे क्या है, आई थिंक अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। अच्छा, ये गॉस लॉ रह गया है मैग्नेटिज्म पे, इसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने गॉस लॉ पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो गॉस लॉ था ये क्या बताता था, वो बताता था सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज प्रेजेंट इन द सिस्टम, कुछ ऐसा बताता था। आपको याद होगा ऐसा लिखते थे हम लोग, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज सिस्टम इक्वल टू Q/ε0। इसी को हम लोग बोल देते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे ही यहां पर भी रहेगा, हम यहां पर भी क्लोज सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। मतलब हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी मैग्नेट को रख देंगे। क्या रखेंगे, मैग्नेट को। तब क्या होगा, तो यहां पर मैंने क्या किया, क्लोज सिस्टम ले लिया। अब इसके अंदर अगर किसी मैग्नेट को रखेंगे तो क्या होगा, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो अगर आप सरफेस इंटीग्रेशन लेंगे क्लोज सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो कितना आएगा, तो इसे लिखते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू 0।
क्या आता है? ये जीरो। जीरो क्यों आता है? क्योंकि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, साउथ पोल में जाएंगी। अगर देखा जाए जितनी पोलैरिटी, जितना ये पोल स्ट्रेंथ प्लस में होगा उतना पोल स्ट्रेंथ ये माइनस में होगा, तो नेट पोल स्ट्रेंथ क्या होगी? जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां पर क्यों आता था चार्ज? क्यों? क्योंकि किसी भी क्लोज बॉडी के अंदर सिंगल चार्ज हो सकता है। तो अगर सिंगल चार्ज रहेगा तो क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो रहेगा। दो तीन चार्ज हो गए तो भी वो जितने भी क्यू होंगे सब ऐड हो जाएंगे। लेकिन मैग्नेट की क्वालिटी क्या है कि दो इक्वल और अपोजिट पोल ही रहते हैं। ऐसे ही मान लो एक और मैग्नेट रख देते तो क्या होता? तब भी यही जीरो आता। क्यों? इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ कैंसिल हो जाती, इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ कैंसिल हो जाती, तो नेट पोल स्ट्रेंथ क्या आती? जीरो। तो इसे बोलते हैं द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, यहां पे पूछा जाता है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड of a closed system, of a closed system is always constant या जीरो। ये हो गया इसका स्टेटमेंट। इसके कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं 2 पॉइंट बताओ कंक्लूजन क्या निकला। तो कंक्लूजन ये लिखना कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए जीरो आता है। तो यहां लिख सकते हो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये कंक्लूजन हुआ मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। या हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी मैग्नेट के दोनों पोल की स्ट्रेंथ क्या होती है? एक जैसी। पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या रहेगा? सेम। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जितनी फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती उतनी फील्ड लाइंस साउथ में आती है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्थ से जितनी जाएंगी उतनी साउथ में आएंगी, तो इसलिए हमारा टोटल जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या आता है? जीरो। तो मेन आपको ये बताना रहता है एक ये होता क्या है और इसका स्टेटमेंट ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। एक पॉइंट सफिशिएंट है, उसी पॉइंट के अलग अलग मीनिंग लिखे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूमेरिकल के बारे में जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये देखें, लिखा है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। पहला कैलकुलेट करना है करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। मतलब इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा आसपास न्यूक्लियस के तो करंट कितना फ्लो करेगा। भाई ऐसा कुछ सिचुएशन है यहाँ पर, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है विथ वेलोसिटी v ऐसे। तो रेडियस करंट पूछा है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो करंट पास करेगा। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज को हमने चार्ज लिख दिया, टाइम तो दिया नहीं इन्होंने। तो एक काम करें, हम टाइम को डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिख सकते हैं 2πr/v। डिस्टेंस क्या होगा? 2πr, सर्कल में घूम रहा, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं E × v अपॉन में 2πr। वैल्यू रख देते हैं, करंट की वैल्यू आ जाएगी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻⁹, वेलोसिटी है 2 × 10⁶। 2 को 2 लिखा, पाई की वैल्यू को लिख देते हैं 22/7, आर की वैल्यू 0.5, 0.51 है, मैं 0.5 ले लेता हूँ। एंगस्ट्रॉम में मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई। अगर एंगस्ट्रॉम है तो एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 0.5 मतलब 1/2 और ये 2 कैंसिल हो गया। भाई इसका मतलब क्या? 1/2, ये भी है 2 कैंसिल हो गया। इसके आगे देखें, कलर चेंज कर लेता हूं फिर लिखता हूं मैं, है ना। देखो यहां पर 2 से इसको कट करो, कितना आया? 11। 7 ऊपर चला गया तो 16 × 7 करो, ये 7 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 × 7 कितना हुआ? 112। नीचे आ गया 11, पॉइंट लगा था, पॉइंट लगा लो। नीचे 11 लिखा, 11 लिख दो, इंटू
पावर देखो अब 10 पावर से 10 पावर कम कर दो तो 10 की पावर -9 बचेगा, 10 की पावर -9 में 6 कम कर दो 10 की पावर -3 बचेगा। इसको डिवाइड कर लो तो लगभग ये 1 आ रहा है, 1.1 आएगा। 11 से कट करो एक बार लगभग जाएगा, तो मैं लिख देता हूं 1 मिली। 10 की पावर -3 का मतलब क्या हुआ, मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा करंट की वैल्यू 1 मिली एम्पियर। आगे क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। यहां पर न्यूक्लियस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, तो जब करंट कैरिंग कॉइल है, ये करंट कैरिंग कॉइल की तरह काम करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड पता है सेंटर पे कितना आता है, तो करंट कैरिंग कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आता है μ0/4 पाई 2 पाई I/R। ये आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स सेंटर। ठीक है, वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। 2 को 2 लिखा, पाई को मैंने लिख दिया 22/7। करंट की वैल्यू 1 एम्पियर 1 मिली एम्पियर, तो इसको मिली को लिख देते हैं 1 × 10 की पावर -3। और आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू थी 0.5 × 10 की पावर -10। भाई 0.5 एंगस्ट्रॉम था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पावर पहले देखो, तो -7 -3 कितना हो गया, 10 की पावर -10। भाई 10 की पावर -7 10 की पावर -3 10 की पावर -10 और ये 10 की पावर -10 कट हो गया, बचा कितना, ऊपर बचा 2 × 22 डिवाइड बाय 7 × 1/2। 7 लिखा है ना नीचे, और 0.5 का मतलब हाफ, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो गया 4 × 22 मतलब 88/7। यही आएगा। देखो ये 2 ऊपर गया तो ये हो गया हमारा 44 × 2 88/7। 7 से डिवाइड करो, 7 1 कम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 0 लगा दो, 7 पना 35। ये आ रहा है टेस्ला, 12.5 टेस्ला। कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, मेन तो फॉर्मूला है। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट देखो यहां पर, थर्ड पॉइंट हमारा क्या दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के लिए, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। ठीक है, करंट को क्या लिख सकते हैं, 1 × 10 की पावर -3, और एरिया क्या है, πr²। सर्कल में घूम रहा ना, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 10 की पावर -3, पाई को लिख दिया 3.14, और आर का मतलब हाफ, 0.5 एंगस्ट्रॉम था तो 1/2 लिख दिया मैंने। एंगस्ट्रॉम का मतलब हुआ 10 की पावर -10, स्क्वायर करेंगे तो -20। भाई आर का मतलब कितना है, 1/2 × 10 की पावर -10, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर और 10 की पावर -10 का स्क्वायर। तो 10 की पावर -10 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर -20 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 1/4, यानी कि 3.14 डिवाइड बाय 4। ठीक है, और कुछ तो बच नहीं रहा। पावर देखो 10 की पावर माइनस कितना आ गया, 23, ये 20 और 3 23। अब 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, पॉइंट लगा लो। एक काम करो ना, इसको डिवाइड तो वैसे ही करेंगे हम, सोच रहे पावर का थोड़ा देख लेते अगर एडजस्टमेंट हो जाता तो अगर 22/7 से करते तो वो भी लेंदी हो जाता है ना। ऐसे डिवाइड कर लो तो पॉइंट लगा लो, भाई 4 से डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट लगा लो। तो अब ये हो गया हमारा 4 से डिवाइड, 4 7 28, 7 बार गया। ठीक है, ऐसे सिंपल देखो मैं बता देता हूँ, पॉइंट हटाएंगे 2 0 आ जाएंगे, तो ये आ गया 314 अपॉन में 400 इंटू 10 की पावर -23। ठीक है, डायरेक्ट नहीं समझ आए तो इस टाइप से कर सकते हो। अब यहाँ से डिवाइड करो, 2 0 इधर भेज दो, तो ये आ गया 314 अपॉन में 4 इंटू 10 की पावर -25। भाई 2 0 बचे थे, 2 0 ऊपर भेज दिए, 10 की पावर -2 और बढ़ गया। अब इसको डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करो, 4 7 28, 7 बार गया, बचा कितना 3, फिर हो गया 34 और 4 8 32, 2 बचा, 0 बढ़ा तो 4 पंचे 20 इंटू 10 की पावर -25।
ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आराम से आप नोट कर लो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि कल थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लाइट अभी भी देखिए आ रही बराबर, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। कैमरा क्वालिटी थोड़ा मोबाइल की अच्छी नहीं है, उसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसी से काम चलाना पड़ेगा अपने को जब तक एग्जाम होती है ना। चलिए अब 26 का क्या है ये क्वेश्चन लिखा है, बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क शोन इन फिगर। अच्छा, इसका डायग्राम दिया है, मेरा डायग्राम ध्यान है, ऐसा बना था डायग्राम, कल बनाया था मैंने डायग्राम, लेकिन वो लाइट चली गई जिसकी वजह से सारी डायग्राम हट गए थे। ये एंगल कितना 60 डिग्री है और ये रेडियस R है और ये लेंथ L है, ऐसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो आप लोग, ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या, वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डालो। क्या लिखा हुआ है, अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L, बार मैग्नेट जिसका लेंथ L था और उसका डायपोल मोमेंट M है, मतलब अभी इसका जो डायपोल मोमेंट है वो M है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, M पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है भाई, फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इसकी कितनी है L है। अब बोला इसको इस फॉर्म पे बेंड कर दिया है तो नया डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसे समझो। 60 डिग्री एंगल दिया, एंगल कुछ भी दे सकता है, मैं डायग्राम पे थोड़ा चेंजेस करूंगा, ध्यान से देखें भाई। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसके होता क्या है, पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ होता है L। L मतलब इनके बीच की लेंथ लेंगे, ये वाली लेंथ। कौन सी लेंथ लेंगे, ये वाली लेंथ। पहले ये वायर ऐसे, पहले ये मैग्नेट ऐसे था तो हमने मोमेंट लिखा है ऐसा, पहले ये ऐसे था तो M पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ L, तो ये आया डायपोल मोमेंट। अब इसको बेंड कर दिया है, तो बेंड कर दिया है तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो M है, लेकिन लेंथ तो ये वाली लेंगे ना, इसे बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। अब ये लेंथ कैसे निकाली जाए, तो एक काम करते हैं, R को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। कैसे, देखो इसे मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूं, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, और ये इधर कितना हो जाए, ये भी ये 30 हो जाएगा ना आधा। तो अगर मैं इसको R को डिवाइड करूं, ये R है, तो R का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा R sin 30, और ऊपर आएगा R cos 30, ये क्या आएगा R cos 30। ऐसे ही ये वाले कंपोनेंट को रिजॉल्व करते थे, इधर वाला कितना आता R sin 30, और ऊपर क्या आता R cos 30। हमें तो ये लेंथ चाहिए थी ये वाली, तो ये लेंथ तो यही हुई ना, मतलब मैं नया डायपोल मोमेंट क्या लिख सकता हूं, M डैश इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू R sin 30, R sin 30 कितना हो गया 2R sin 30, बस वैल्यू रख लो, सॉल्व कर लो। तो M डैश को M डैश लिखा, M को M लिखा, 2 को 2 लिखा, R को R लिखा, sin 30 को हम लिख सकते हैं हाफ, क्या लिख सकते हैं हाफ, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया हमारा M डैश इक्वल टू M इंटू R। अब R की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, तो यहां ध्यान से देखो भाई, इसकी लेंथ जो है, इस लेंथ को हम R के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, तो एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, एंगल कितना है π/3, एंगल मतलब π/3, एंगल रेडियन में लेते हैं हमेशा, तो एंगल इक्वल टू आर्क, आर्क हुआ L और रेडियस हुई R। तो यहां से R की वैल्यू ला सकते हैं हम, R इक्वल टू क्या आया 3L/π, R की वैल्यू लिख सकते हैं 3L/π, यहां रख दो। M डैश इक्वल टू क्या आया M इंटू 3L/π, M डैश को M डैश लिखा, M इंटू L को फर्स्ट इक्वेशन से मैं कैपिटल M लिख सकता हूं, कैपिटल M, 3 लिखा था 3 लिखा है, पाई नीचे डिवाइड कर दिया, यही रिजल्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसमें एंगल चेंज होगा बाकी कुछ भी नहीं, जैसे बताया उस तरीके को आपको फॉलो करना है। ध्यान ये रखना है कि M तो पोल स्ट्रेंथ रहता है, जो L है ना वो इफेक्टिव लेंथ होता है, अगर बेंड करते हो तो ये इफेक्टिव लेंथ होता है, और इस इफेक्टिव लेंथ को हमने रिजॉल्व करके सॉल्व कर लिया। ठीक है,
तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इस टॉपिक में इतने ही क्वेश्चन थे, जो पैटर्न बन सकते थे उतने मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, और आगे के टॉपिक अगले लेक्चर में लेके आऊँगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो भी वीडियो आए वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।